आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उतना वोट बैंक इकट्ठा कर पाएंगे और उस बीजेपी को हरा पाएंगे जो पिछले 2 बार से 14 और 19 में सातों सीट पर अपनी जीत अगर मोदी जी की जीत हो गई तो लोग भूल जाएं इस देश के अंदर की बेरोजगारी की बात करने वाले आवाज उठा पाएंगे मजदूर, और लोकतंत्र की हत्या तो होगी, संविधान की हत्या तो हो ही जाएगी। हर जगह बीजेपी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। तो 400 पार आपको कहाँ नजर आ रहा है? 400 पार का नारा इन्होंने दिया है संविधान खत्म करने, जो कि मैंने 2014 से 19 तक जो सेवा किया, 19 से लेके 24 तक तैयारी करता रहा, क्षेत्र में जाता रहा, और हमारा नारा है काम किया है और काम करेंगे। लेकिन मायावती के बाद अब चंद्रशेखर दलितों के लिए कई बातें कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आप कई सालों से थोड़ा पीछे हो गए? सभी को लेके चलता हूँ और मुद्दे की बात करता हूँ, इमोशनल बातें कभी नहीं किया। हमने 1997 में परिसंघ बनाया 5 आरक्षण विरोधी आदेशों की वापसी करने के लिए, 81st 82nd 85th अमेंडमेंट करा के आरक्षण बचाया। बहुत सरल तरीके सहज तरीके भी है। दलित दीदी के नेता बने, 15 लाख खाते में आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार हुआ नहीं। सर आपके कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे? मेरा अहम मुद्दा है लोकसभा का कि मैंने 3 रेलवे लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने 7 सीटों में से अपने कोटे की 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उनमें से एक है दलित नेता का बड़ा चेहरा, यानी कि उदित राज जी हमारे साथ मौजूद है, वो उनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उतना वोट बैंक इकट्ठा कर पाएंगे और उस बीजेपी को हरा पाएंगे जो पिछले 2 बार से 14 और 19 में सातों सीट पर अपनी जीत परिस्थिति अलग थी और इस बार 65 से 70%, कम से कम 60% से तो कम वोट मिलेगा नहीं कंबाइंड को। पहले जब अलग अलग लड़ते थे तो परिस्थिति अलग थी। दूसरी बात है कि मार्च से जो बीजेपी में गिरावट देखी जा रही है, बड़ी तेजी से नीचे आ रही है, यही बात है। तीसरी बात है कि हम दोनों लोकतंत्र अर्थात कांग्रेस आम आदमी पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यह चुनाव गलती से भी अगर मोदी जी की जीत हो गई तो लोग भूल जाएं इस देश के अंदर की बेरोजगारी की बात करने वाले आवाज़ उठा पाएंगे, मजदूर अपनी आवाज़ उठा पाएगा, किसान उठा पाएगा, और इस देश में महंगाई और इस देश में किसानों जैसी समस्याओं के ऊपर चर्चा भी हो पाएगी, और लोकतंत्र की हत्या तो होगी, संविधान की हत्या तो हो ही जाएगी। सर हर जगह बीजेपी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। वो 400 पार आपको कहाँ नजर आ रहा है? 400 पार का नारा इन्होंने दिया है संविधान खत्म करने के लिए। अनंत कुमार हेगड़े फार्मर मिनिस्टर बीजेपी में मोदी जी के कैबिनेट के मेंबर रहे हैं और एमपी हैं। उनके गलती से उनके दिल की बात जुबा पे आ ही गई कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो संविधान बदलने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जननायक राहुल गांधी जी ने कल कहा कि 150 पाना मुश्किल होगा और बहुत घबराए हुए। इंडिया अलायंस का कितना असर पड़ेगा सर चुनावों पर? इंडिया अलायंस का बहुत असर पड़ेगा। पिछले वर्ष इतने सशक्त रूप से या पिछले बार नहीं लड़ा गया था जितना इस बार लड़ा जा रहा है, और गठबंधन का बड़ा व्यापक असर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा का बहुत व्यापक असर है। सर आपकी टक्कर में योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, आप कितना मजबूत मानते हैं? मैं मजबूत मानते ही नहीं हूँ। 5 लाख से ऊपर की हमारी जीत होगी। आप जाके क्षेत्र में पता लगा लीजिए कि चूँकि मैंने 2014 से 19 तक जो सेवा किया, 19 से लेके 24 तक तैयारी करता रहा, क्षेत्र में जाता रहा, बिना सांसद हुए मैंने सेवा करता रहा, और हमारा नारा है
काम किया है और काम करेंगे। सर, आप दलित राजनीति का बड़ा चेहरा है, आपने दलितों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन मायावती के बाद अब चंद्रशेखर दलितों के लिए कई बातें कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आप कई सालों से थोड़ा पीछे हो गए, थोड़ा सा डाउनफॉल में आ गए? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई भावनात्मक बातें नहीं करता हूँ, उपजातिवाद की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी को लेके चलता हूँ और मुद्दे की बात करता हूँ। इमोशनल बातें कभी नहीं किया हमने। इमोशनल बातें करने से आदमी का तेजी से उभार हो जाता है, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमने 1997 में परिसंघ बनाया 5 आरक्षण विरोधी आदेशों की वापसी करने के लिए। 81st, 82nd, 85th अमेंडमेंट करा के आरक्षण बचाया। हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया और हमने ही संसद में रह करके निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया। हमने ही लोकपाल बिल में आरक्षण करा, बहुजन लोकपाल बिल पेश करके लाखों कर्मचारियों अधिकारियों की मदद किया और लगातार हम भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कोई इमोशनल बात नहीं करी। इस देश में नेता, एक जाति का आदमी दूसरे जाति के खिलाफ बोल दीजिए तो दूसरे जाति के आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उसके बाद में अपनी जाति खुद ही इकट्ठा हो जाती है। बहुत सरल तरीके, सहज तरीके भी है, गाली दे दीजिए नेता बन जाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल की राह है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क या कार्यक्रम को लेकर के आंदोलन करके अपने को स्थापित करना, वो तो इम्पॉसिबल है इस देश में, बहुत मुश्किल है इस देश में कि रचनात्मक कार्य पर लोग जल्दी जुड़े, क्योंकि भावनात्मक समाज है। जैसे मोदी जी हैं, वोट तो इनको 10% नहीं मिलना चाहिए, 15 लाख खाते में आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार हुआ नहीं, किसानों की आय डबल हुई नहीं, 2022 तक मकान सबको मिला नहीं, विदेश से काला धन आया नहीं, डॉलर मजबूत होता ही गया है, भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है, लॉकडाउन में लोग मर गए, जीएसटी से कितने तबाही हो गई है। हर चीज सत्यानाश करने के बाद में भी कुछ लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि भावनात्मक मुद्दे को पकड़ रखा है। सर, आपके कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे अभी? मेरा अहम मुद्दा है लोकसभा का कि मैंने 3 रेलवे ओवरब्रिज, मोडका में घेवरा क्रॉसिंग है, फिर किराड़ी में क्रॉसिंग है, नरेला में क्रॉसिंग है, मंजूर करा था 2018 में, लेकिन आज तक बनने नहीं शुरू हुआ। मेट्रो की डिमांड नरेला वाले सालों से कर रहे थे, हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट सैंक्शन करा दिया, लेकिन 5 साल में शुरुआत भी नहीं हुआ। कुतुबगढ़ बवाना में मेट्रो का जाना जरूरी है। जब तक इन क्षेत्रों में मेट्रो की जाल नहीं जाएगी तब तक विकास नहीं होगा। लैंड पूल की पॉलिसी, इसीलिए डीडी की लैंड पूल पॉलिसी टेक ऑफ नहीं कर पा रही इसी वजह से। इसके अलावा किराड़ी एक बहुत पिछड़ा छुआ क्षेत्र है, 55 एकड़ जमीन डीडीए से लेकर एमसीडी को दिया कि कॉलेज बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। इस क्षेत्र में केवल दो ही कॉलेज है, एक कॉलेज 2 ही है, जबकि 60 लाख की आबादी, करीब 60 लाख की आबादी का क्षेत्र है। ये है हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं। झुग्गी झोपड़ियों का है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वहीं पर मकान होना चाहिए। अनअथराइज क्या होता है? जब जन्म लेना अनअथराइज नहीं है तो रहना कहाँ से अथराइज होगा? ये हमारा नारा है, काम किया है, काम करेंगे और सबके लिए करता हूँ, मैं किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं करता हूँ। इसके अलावा मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो वहाँ की जनता की डिमांड्स हैं उसको पूरा करेंगे और जो हम कहते हैं करते हैं, झूठ मैं कभी नहीं बोलता हूँ। सर, आप IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो अफसरशाही से राजनीति तक का सफर कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि मैं सामाजिक सोच का पहले से था और ये बाय डिफ़ॉल्ट में नौकरी में चला गया। आर्थिक संकट की वजह से मैंने IAS का एग्ज़ाम लिखा और IAS हुआ और 10-12 साल में ही मैं त्याग दिया। तो ओरिजिनली ही स्वाभाविक रूप से सामाजिक राजनीतिक काम बचपन से ही किया, स्टूडेंट जब मैं था तब से किया है। तो इसलिए ये कोई मेरे लिए यह कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट या सडनली मैंने एक
स्विच ओवर कर दिया एक ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में, ऐसा नहीं, वो पहले से ही सोच रही है। आपकी पार्टी, एक आखिरी सवाल है, इंडियन जस्टिस पार्टी, उसका भविष्य क्या है? इंडियन जस्टिस पार्टी मैं नहीं चला पाया, इसलिए कि देखिए ना, मैं जाति का ध्रुवीकरण करता हूँ, ना मेरे पास पैसा है, और नई पार्टी स्थापित करने के लिए किसी विशेष पॉकेट में या क्षेत्र में जाति का घनत्व यानी डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए जाति का, तो जातिवाद उछाल दो तो हो सकता है, कुछ पैसे की वजह से भी हो जाता है। ये दोनों काम मैं कर नहीं सकता। बनाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये काला धन नहीं हमारे पास, न जातिवाद करता हूँ जातिवाद करता हूँ, इसलिए मेरे बस का नहीं। पहले मैं कांग्रेस में जाना चाहा तो किसी वजह से बात नहीं हुई, बात ही नहीं हो पाई। फिर बीजेपी ने मुझे एक दिन बगैर काम किए, बिना बायोडाटा के उत्तर पश्चिम लोकसभा से कहा कि आप लड़ोगे, हमने हाँ कर दिया और लड़के हम आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे वो बड़ा चेहरा, दलित राजनीति का वो बड़ा चेहरा जिसने 2014 में जीत हासिल की थी, और उसके बाद बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और कांग्रेस ने इस बार उन्हें मैदान पर उतारा। देखते हैं कि इस मैदानी जंग में वो जीत हासिल कर सकते हैं कि नहीं। बहुत